हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और प्रीवियस पेपर सॉल्व करते करते 35th पर पहुंच चुके हैं। ठीक, ये प्रीवियस पेपर है एसएससी सीजीएल के इंग्लिश का और ये एग्ज़ाम हुआ था 12 दिसंबर 2022 को। तो 12 दिसंबर वाले हम लोग 2 सेट तो लगा चुके हैं। अभी हम जो करने जा रहे हैं ये है 3rd सेट। कब हुआ था? 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच का ये पेपर है। ठीक है, सुबह वाला और दोपहर वाला हो चुका है, ये करीब आफ्टरनून वाला पेपर है। इसके बाद इवनिंग वाला एक और बचेगा, फिर 12 दिसंबर का पेपर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग एक दिन का बचेगा, 13 दिसंबर और बाकी रह गया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। और हाँ, जिन लोगों ने इसके पहले वाले डिस्कशंस नहीं देखे हैं भैया प्लीज़ वो देख लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि अब तो कम बचे हैं ना, पहले ज़्यादा करा चुके हैं, अब तो केवल 5 पेपर और बचा हुआ है। तो 35 पेपर पहले हो चुके हैं, तो उनको आप देख लीजिए, पूरे का फ़ायदा होगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा या जितना भी आप या ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हर डिस्कशन के साथ में उसका पीडीएफ अटैच है। ठीक है, तो जिन लोगों का छूटा हुआ वो लोग कर लीजिए, जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो आगे बढ़ें। और चलिए देखते हैं आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। ये क्वेश्चन किसका है कि बताना है अंडरलाइन पोर्शन में जो इडियम है उसकी मीनिंग बतानी है। ठीक है, तो अंडरलाइन क्या हुआ है? बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है? दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना। ठीक है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। आफ्टर द गवर्नमेंट इंटरवेंशंस द एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज्ड। ठीक है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन और एनरोल के बाद जो स्कूलों में फीमेल स्टूडेंट का रिटेंशन था और एनरोलमेंट था वो बढ़ गया है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब हो गया दिन दूनी रात चौगुनी गति से। तो दिन दूनी रात चौगुनी गति का मतलब क्या? वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ा हुआ है। तो बड़ी तेज़ी के साथ क्या मिलेगा आपको? स्विफ्टली मिल जाएगा। ठीक है, स्विफ्टली तो सही है। सिस्टमेटिकली होगा तो देखो, पॉजिटिव सेंस में तो सिस्टमेटिकली भी है, बट इट कैन नॉट बी योर आंसर। क्यों नहीं हो सकता? बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब इन फास्ट स्पीड, तो ये तेज से, स्पीडली होना चाहिए ना, फास्ट होना चाहिए, रैपिडली होना चाहिए। सिस्टमेटिकली नहीं, तेज़ी से, जल्दी से, स्पीड बढ़ जानी चाहिए। तो सिस्टमेटिकली नहीं होगा। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ये भी नहीं होगा। इंटरमिटेंटली का मतलब क्या? रुक रुक कर। एक हफ्ते में 4, फिर 2-3 हफ्ते कोई नहीं आए, फिर 2-4 आ गए, फिर 2-3 हफ्ते कोई नहीं आए, ऐसा होता है। तो फिलहाल इसमें जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट वाला होगा। अब आगे बढ़ें, चलो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 3 में क्या करना है आप बताइए? एक्टिव वॉइस बनाना है। ठीक है, किसकी एक्टिव वॉइस? आई डोंट लाइक, यहाँ तो कोई एक्टिव वॉइस नहीं है। कहाँ पे पैसिव वॉइस बन रही है? बीइंग सीन, यहाँ है बीइंग सीन। ये बीइंग वर्ब की एनजी फॉर्म है और ये सीन है। तो बीइंग सीन होने का मतलब यहाँ क्या होगा? सीइंग होगा। बीइंग सीन तो तभी होगा जब यहाँ सीइंग होगा। और ये जो बाय पीपल है, ये बाय पीपल को सीइंग के पहले कर देना। आई डोंट लाइक ऐसे ही रहेगा। आई डोंट लाइक से पैसिव बनाई ही नहीं गई है। ठीक है ना। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। तो आई डोंट लाइक सब में लगा हुआ, ये आई डोंट लाइक देख लो। ठीक, तो अब क्या है? बाय पीपल में पीपल को पहले कर दो, तो यहाँ पीपल हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ जो बीइंग सीन लिखा हुआ है ये इसका सीइंग हो जाएगा। ठीक है, यही करना आपको, पीपल पहले ले आना है। तो सबसे पहले आप बीइंग सीन का सीन ढूंढो। तो ये टू बी सीन नहीं होगा। ठीक, हैड बीन सीइंग नहीं होगा, टू सी नहीं होगा। होना क्या चाहिए यहाँ पे? सीइंग होना चाहिए। देखो ये पीपल पहले आ गया है और यहाँ सीइंग लगा हुआ है, तो आंसर कौन सा होगा आपका? 4th। ठीक, अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? अंडरलाइन पोर्शन है। अंडरलाइन पोर्शन में क्या करना है आपको? मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या बतानी है? मीनिंग। और मीनिंग किसकी बतानी है? बून की। बून का मतलब क्या होता है? वरदान। बिना पढ़े तो ये हो गया। पढ़ के देख लो कहीं किसी और सेंस में तो नहीं लगा हुआ है। लिखा है कि द गुड वेदर हैज़ बीन अ बून फॉर मेनी बिजनेस लोकेटेड नियर द बीच। जो समुद्र के किनारे, बीच के पास में जो भी बिजनेस वगैरह चल रहे थे उनके लिए जो गुड वेदर है, अच्छा मौसम है, वो क्या साबित हुआ? बून साबित हुआ। तो बून का मतलब क्या होता है? वरदान साबित हुआ। इसका अपोजिट होता तो क्या लगा देते? बेन साबित होना। मतलब क्या हुआ? अभिशाप होता है। ठीक है, तो बून का
अब आप क्या करोगे, बोन का मतलब क्या हुआ, इसका साइनोनियम ढूंढो, और साइनोनियम का मतलब क्या हुआ, यही जिस सेंस में लगा हो वही वाला लगाना है, अपने मन वाला नहीं। तो किसके लिए, बिजनेस के लिए हुआ है, ठीक है ना, बिजनेस के लिए बोन, तो बिजनेस के लिए बोन फॉर्चून होगा क्या, देखो हो तो सकता है बोन माने फॉर्चून, लेकिन फॉर्चून होगा तो लक भी होगा, तो अगर फॉर्चून नहीं होगा तो लक भी नहीं हुआ, दोनों काट दो। बिजनेस के लिए क्या हो सकता है, ये बेनिफिशियल, तो बिजनेस में बेनिफिशियल है, तो बिजनेस के लिए बोन होना मतलब बेनिफिशियल होना, ठीक है। चलें आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में क्या कह रहे हैं, ये क्या आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस वर्ड को किस वर्ड से, तो सब्स्टिट्यूट करना ही है, क्योंकि नो सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन नहीं है, तो मतलब बदलो ही बदलो। तो सेंटेंस पढ़ो और जिस सेंटेंस में इस सेंटेंस में जिस सेंस में हमें ज़रूरत है उस सेंस में बदलना पड़ेगा, क्योंकि कॉशन नहीं होगा। स्कोर ऑफ भी हो सकता है, केयरफुल ऑफ भी हो सकता है, बिवेयर ऑफ भी हो सकता है। तो देखिए हमें यहाँ इसमें इन तीनों में से किसकी ज़रूरत है, यू मस्ट अवेयर ऑफ, ठीक है, अवेयर ऑफ भी सही है, लेकिन आगे पढ़ के देखो, यू मस्ट अवेयर ऑफ फ्रेंड्स, आपको उन दोस्तों से अवेयर रहने की ज़रूरत है कि बिवेयर रहने की ज़रूरत है जो हु स्पीक अगेंस्ट यू, जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। मतलब आपको उन दोस्तों से अवेयर या बिवेयर या केयरफुल रहने की ज़रूरत है जो आपके अगेंस्ट बोलते हैं। तो बताओ, तो आपको क्या रहना होगा, बिवेयर, ऐसे दोस्तों से सावधान। यहाँ क्या दी जा रही है, सीधे सीधे वार्निंग दी जा रही है, उन दोस्तों से सावधान रहिए जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। तो सावधान रहने में क्या लगेगा, बिवेयर ऑफ। जैसे कभी जिसे सावधान रहना होता तो लिखा नहीं रहता, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेटर्स, बिवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान, तो बिवेयर ऑफ ऐसे दोस्तों से, बिवेयर ऑफ ऐसे कुत्तों, ऐसे दोस्तों से सावधान रहो। मुंह से निकलने जा रहा है ऐसे कुत्ते दोस्तों से, ठीक है, दोस्ती में चलता है, लोग बोल लेते हैं ना कुत्ते दोस्त, हाँ ठीक है, कमीने भी होते हैं दोस्त, खैर वो तो दोस्ती में हो गया, कुत्ते कमीने सब चलता रहता है। फिलहाल यहाँ क्या है, यहाँ है कि आप दोस्तों से सावधान रहें, तो उनके लिए केयरफुल या स्कार्स की ज़रूरत नहीं है, क्या लगेगा, बिवेयर लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है, जंबल्ड ऑर्डर सेट करना है आपको, एक पैराग्राफ दिया हुआ है उसको जंबल कर दिया गया है, इसको अरेंज करना है, पहले से करते आ रहे हैं, बताने की बार ज़रूरत नहीं है। थोड़ा लंबा चौड़ा ABCD में करके दिया हुआ है और बड़ा है, तो इसको हम लोग एक तरफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम कहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से नहीं कर सकते हैं। तो पहले स्टार्टिंग ले लो, यहाँ लिखा व्हाइल इंडिया इज होम। व्हाइल लगाने का मतलब क्या हुआ, व्हाइल लगाने का मतलब जबकि इंडिया 75% टाइगर का घर है। अब जबकि लगाने का मतलब ये हुआ कि इसके पहले भी स्टेटमेंट आना चाहिए, ठीक, तो ये किसी स्टेटमेंट के बाद आएगा, 1 या 2 या 3 स्टेटमेंट के बाद आएगा, तो ठीक, पहले अब ये नहीं हो सकता। अब यहाँ लिखा इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इसका प्राइमरी उद्देश्य ये है, तो किसका प्राइमरी उद्देश्य है, ये भी शुरुआत में नहीं हो सकता। अब यहाँ लिखा दिस एनुअल इवेंट, दिस एनुअल इवेंट का मतलब ये वार्षिक घटना, ये यहाँ से भी हम शुरू नहीं कर सकते हैं, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, इंटरनेशनल टाइगर डे वाज इनिशिएटेड इन 2010 एट द सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट, ठीक है, तो सी से स्टार्ट होगा। तो पहले ये दोनों तो कट गया, हमारे पास सी से स्टार्ट होने वाले ये 2 बचे हैं, दोनों में सी के बाद डी लगा हुआ है, तो हम भी सी के बाद डी लगा लेते हैं। अब बचेगा AB और BA करने के लिए, ठीक है, तो पहले हम CD लगा लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसको। तो हमको ऑप्शन में क्या मिला है, C और D मिला है, इसको पहले कर लो, ठीक। अब C पढ़ के देख लो, इंटरनेशनल टाइगर डे वाज इनिशिएटेड इन 2010 एट सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। अब इसके बाद डी लगा लो, दिस एनुअल इवेंट, कौन सा एनुअल इवेंट, यही टाइगर्स डे, ठीक है, दिस एनुअल इवेंट ऑब्जर्व्ड ऑन 29 जुलाई, ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड क्या इंटरनेशनल टाइगर डे है 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसका एम क्या है, एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर कंजर्वेशन पर अवेयरनेस पैदा करना, एक तो एम यहाँ दे दिया गया है। दूसरा इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, टू प्रिजर्व द नेचुरल हैबिटेट ऑफ टाइगर। तो यहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर भी टाइगर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों सेंटेंस क्या हो गए, ग्लोबल लेवल पर। ग्लोबल लेवल पर तो हो गया, जनरल सेंस में कहे गए हैं, तो पहले ये लगेंगे। और यहाँ इंडिया की बात करें तो इंडिया स्पेसिफिक कंट्री की बात कर रहे हो, अभी क्या हो गया, अभी ग्लोबल लेवल पे बात हो रही थी, अब इंडिया स्पेसिफिक की बात कर रहे हो, और इंडिया के साथ में बांग्लादेश और नेपाल लगा, तो ये किस सेंस में आ जाएगा, ये स्पेसिफिक आ जाएंगे, ये जनरल में आ जाएंगे।
तो स्पेसिफिक हम जनरल के बाद में लगाते हैं। बी वाला सेंटेंस भी किस में है, जनरल सेंस में है, तो सी डी के बाद बी लगा दो, बी के बाद ए लगा दो, आपका ये वाला ऑप्शन हुआ दूसरा वाला करेक्ट। ठीक, समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। किसका, इसका करना है, वन हु रन्स अवे फ्रॉम लॉ। वन हु रन्स अवे फ्रॉम लॉ, जो कानून से भागा हुआ है, जो कानून से भागा हुआ है उसे आप क्या कह सकते हो, उसे आप कहते हो भगोड़ा। भगोड़ा, ठीक है। जैसे नाम नहीं लेंगे यार, पता नहीं किसको अच्छा लगे किसको बुरा लगे। कुछ लोग हैं ना देश में, मतलब तमाम बैंकों से कर्जा वर्जा ले लेते हैं, जब नहीं चुका पाते हैं तो देश छोड़ के भाग जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, भगोड़ा कहा जाता है। भगोड़े के लिए आप क्या यूज करोगे, फ्यूजिटिव यूज करते हो। तो आपका आंसर कौन सा हुआ, 3 वाला हो गया। और आंसर देखना चाहते हो, उसकी मीनिंग जान लो, कल को काम आएगा। फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, भाग्यवादी। फैटलिस्ट कौन हुआ, एक ऐसा इंसान जो भाग्य पर भरोसा करता है, उसको भाग्यवादी कहते हैं। लूनेटिक का मतलब क्या होता है, लूनेटिक मतलब होता है इनसेन। इनसेन का मतलब क्या होता है, जो आदमी पागल हो गया हो, ठीक है। फ्यूजिटिव अभी बता दिया, भगोड़ा। और कन्विक्ट मतलब क्या होता है, कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी, अपराधी, जिसके ऊपर दोष सिद्ध हो गया हो तो वो दोषी होता है, ठीक है। चारों का मतलब समझ गए। आगे बढ़ते हैं, आंसर कौन सा था, फ्यूजिटिव था, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, स्पेलिंग एरर बताओ। स्पेलिंग एरर भैया इतना लंबा चौड़ा सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, देखते हैं। एक तरफ से शुरू कर लो और देखते हैं किसमें। आई सा द ड्रेस कैटलॉग, कैटलॉग गलत है। पीसेज सही है, ऑफ आसाज कॉर्किचर कलेक्शन, तो ठीक है। और सब में कॉर्किचर भी सही है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कॉर्किचर। इसमें एक स्पेलिंग गलत है, किसकी, कैटलॉग की। तो पहले कैटलॉग चेक कर लो, कैटलॉग की स्पेलिंग क्या होती है। पहले कैट लिख लो, कैट हो गया। अब कैट में ए लगा दो, कैटा हो गया। और लॉग लगा दो, लॉग में क्या होता है, LOGUE, क्या होगा, LOGUE। तो कैटलॉग ये हुआ, CATALOGUE। तो CATALOUG ये तो गलत हो गया, CATALOGUE ये लिखा हो, CATALOGUE यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और CATALOU आ गया इसमें, तो ये भी गलत हो गया। तो आपके पास यही एक तीसरा वाला ऑप्शन बचा जो करेक्ट होगा, क्योंकि कैटलॉग की स्पेलिंग बाकी तीनों में गलत थी, केवल इसी में सही है, ठीक। आगे बढ़ें, इजाज़त है। अब कहो हाँ सर इजाज़त है, ठीक है। तो चलो भैया आपकी इजाज़त से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना, इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है। ही सेज टू गायत्री, आहा, बड़ा ध्यान रखना, यहाँ सेज लिखा है। सेज का मतलब वर्ब में एस लगा हुआ है, प्रेजेंट में है। ही सेज टू गायत्री, तो सेज का क्या हो गया, टेल्स हो गया, ठीक है। तो टोल्ड तो होगा नहीं, टेल्स होगा। ही टेल्स गायत्री दैट। अब आगे दैट के बाद क्या लिखा, यू आर राइटिंग। यू कौन हो गया, गायत्री हो गई, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होगा, गायत्री की जगह क्या हो जाएगा, सी। अब आर की जगह क्या होगा भैया, एज होगा। क्यों होगा एज, क्योंकि सी एज प्रेजेंट में है, तो सी इज होगा। सी इज राइटिंग एन एपोलॉजी टू द वार्डन, तो आप पहले सी इज ढूंढो, ठीक है। जहाँ सी इज मिलेगा वही सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो चलो ढूंढते हैं, ठीक। सी टेल्स गायत्री दैट शी वाज नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में रहेगा। अब यहाँ सी इज तो लिखा है, लेकिन यहाँ टोल्ड कर दिया, तो एक गलती यहाँ पे हो गई। यहाँ पे सी वाज लिखा हुआ थी, वाज गलत हो गया। अब क्या करोगे, एक ऑप्शन बचा हुआ है, उसमें भी गलती निकालोगे क्या, निकाल ही नहीं पाओगे। ही टेल्स गायत्री दैट शी इज़ राइटिंग एन अपोलॉजी टू द वार्डन, ठीक है। तो कौन सा आंसर हुआ, 4 वाला। लॉजिक समझ में आई ना, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ये दिया हुआ है, इसमें से आप ढूंढ लो किसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। तो वहाँ क्या ढूंढे यार, यहीं देख लेते हैं। रिग्रेटेबल, रिग्रेट से बना हुआ रिग्रेटेबल। रिग्रेटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई कार्य जो हमसे हो गया है, पर हम उस पर अफसोस जताते हैं, हमें उस पर अफसोस है, गलती हो गई थी, तो वो रिग्रेटेबल है और ये सही है, तो आंसर नहीं होगा। कंसिक्वेंसेज, कंसिक्वेंसेज गलत है, यहाँ SES नहीं होगा, CES होगा। तो CON, फिर SEQ, UE हो गया,
अब आ जाना, अब क्या होगा, CES, गलती कहाँ है, यहाँ कंसिक्वेंसेज में, ठीक है ना। डिफॉरेस्टेशन सही है तो आंसर नहीं होगा, सब्सटेंशियल भी सही है, ठीक है, तो सब्सटेंशियल इसकी स्पेलिंग है सही है, गलती किसकी है, कंसिक्वेंसेज की, तो आंसर कौन सा होगा आपका 2, ठीक है, ये दूसरा वाला आंसर हो गया। बढ़े चलें आगे, तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको वन वर्ड बताना है, किसका वन वर्ड बताना है, ये जितना अंडरलाइन किया गया है उसका वन वर्ड बताना है। तो यहाँ क्या लिखा होगा, अ मैन हु ड्रू मैप्स, ऐसा आदमी जो मैप बनाता हो। तो हमारा एक वीडियो है उसमें है प्रोफेशनल्स, नाम क्या है उस वीडियो का, प्रोफेशनल्स। आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे ना तो उसमें एक लिंक में एक वीडियो मिलेगा प्रोफेशनल, नहीं तो डाल दो ना, चैनल पे सर्च कर लो डाल के प्रोफेशंस, तो प्रोफेशंस के 2 वीडियो पड़े हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें जितने भी प्रोफेशंस हैं सारे के सारे मिल जाएंगे। ये जो मैन हु ड्रॉज मैप, इन सब की जैसा कम से कम 50 से ज़्यादा वर्ड हैं इसमें, ठीक है। तो जो आदमी मैप बनाता है या मैप ड्रा करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कार्टोग्राफर, CARTO, कार्टो मैप से रिलेटेड होता है और ग्राफर बाद में लगा लो, कार्टोग्राफर हो गया, ठीक है। तो कार्टोग्राफर यहाँ कहीं दिया हुआ है, ये दिया है कार्टोग्राफर आपका आंसर, ठीक है। ऊपर से देख लो, आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है जो मध्यस्थता करता है, 2 लोगों के बीच में मध्यस्थता, क्या या मध्यस्थ कर लो, 2 लोगों में मान लो झगड़ा लड़ाई विवाद बहस कुछ भी हो जाती है, तो जो बीच में आकर के उनकी, अरे पंच सुना है ना, पंचायत में जो पंच होते हैं जो फैसला करते हैं। जियोग्राफर ज्योग्राफी वाला हो गया। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, मानव विज्ञानी, मतलब क्या हुआ, अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट या हु स्टडीज अबाउट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसको क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, मानव विज्ञानी होता है। क्लियर, आंसर आपका कौन सा था, चौथा कार्टोग्राफर का। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में, क्या है, एक इडियम दिया है, ईट हम्बल पाई, इसकी मीनिंग बतानी है। तो ईट हम्बल पाई का मतलब होता है ना अपमान का घूंट सहना। अब अपमान का घूंट कैसे होगा, कटोरा लिए और ये अपमान पी गए, ऐसे नहीं होता, मतलब कहीं आपकी इंसल्ट हो रही हो और आप वहाँ पे बर्दाश्त करना पड़े, या कोई काम आपने किया है जिसके लिए आपको माफ़ी मांगनी पड़े, तो इस तरह की चीज़ें होती है ना। हम्बली आप अपोलोजाइज़ करते हैं, अपोलोजाइज़ करने में अपनी गलती मानते हैं और माफ़ी मांगते हैं, तो इसी को कहते हैं ईट हम्बल पाई। तो क्या हुआ, ये अपोलोजाइज हम्बली, ये होगा ईट हम्बल पाई। क्लियर हो गया, ठीक है। अब लिव अ लाइफ ऑफ ह्यूमिलिटी नहीं होगा, लिव अ पेन्योरी नहीं होगा, ठीक है। पेन्योरी मतलब कंगाली में जी रहे हैं, वो भी नहीं है। एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट, जीवन का पूरा आनंद उठा रहे हैं, ये भी नहीं होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत वन वर्ड पूछ लिए भाई अब की बार, चलो कोई बात नहीं। वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, सिलेबल या साउंड, ऐसे वर्ड्स जो सेम लेटर से साउंड शुरू हो रहे हैं। जैसे कहीं एक लाइन हो, उस लाइन में लिखा हो ब्लाइंड, ब्लाइंड एंड बिटर, ठीक है, ब्लाइंड एंड बिटर। तो इसमें क्या हुआ, ब्लाइंड में बी से शुरू हो रहा है और बिटर में बी से शुरू हो रहा है, एक ही वर्ड एक ही साउंड बार बार आ रहा है। तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार, ठीक। इसी अनुप्रास अलंकार को अंग्रेजी में कहते हैं यार गड़बड़ हो गई, काट दिया, AL लगाना था AT हो गया, ALLITERATION, एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास अलंकार। और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो किसका है, अनुप्रास अलंकार का है, और ये रहा आपका आंसर, अनुप्रास अलंकार, ये रहा, ठीक। अब बाकियों की मीनिंग जाननी है तो जान लो, ठीक, बता दे रहा हूँ। पन कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। अब की बार वन वर्ड अलंकारों पर है। मेटाफर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है जिसमें 2 के बीच में तुलना होती है। एलिट्रेशन क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। हाइपरबोल क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ये अतिशयोक्ति हो गई, ठीक है। तो ये सब अलंकारों पर पूछा गया है, और जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट किसका है, अनुप्रास का है, ठीक है। बढ़े आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है।
साइनोनियम बताओ किसका, अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड क्या दिया है, इग्नोबल दिया हुआ है। इस इग्नोबल का आप साइनोनियम बता दो भैया, जल्दी से बताओ इग्नोबल का साइनोनियम क्या होगा। ठीक है, तो इग्नोबल में क्या दिया है, लिखा है ऑल्दो एडवर्ड हैड नोबल ब्लड, जो एडवर्ड है उसका नोबल ब्लड मतलब अच्छे खानदान में पैदा हुआ है, लेकिन हिज इग्नोबल क्वालिटीज मेड हिम इनकैपेबल ऑफ टेकिंग ओवर द किंगडम। तो एडवर्ड जो है वो अच्छे खानदान से हैं, लेकिन उनकी जो इग्नोबल क्वालिटीज़ हैं वो उनको सिंहासन के योग्य नहीं बनाती हैं। इग्नोबल क्वालिटीज़ क्या है, उनको सिंहासन या किंगडम के योग्य नहीं बनाती। तो इग्नोबल क्वालिटीज़ का मतलब कुछ निगेटिव क्वालिटीज़, गलत हो गया ना, तो गलत में आ जाएगा। अब यहाँ स्ट्रेंज क्वालिटीज़ तो नहीं होगा। ऑस्टेंटेशस का मतलब क्या होता है, सोई, दिखावा करने वाला। पॉम्पस एक वर्ड जानते हो, पॉम्प मतलब होता है दिखावा करने वाला, OUS मतलब आडंबर वाला, शो ऑफ करने वाला। तो शो ऑफ करने वाली क्वालिटीज से सिंहासन छूटेगा ऐसा लग तो नहीं रहा मुझे। सैलिएंट का मतलब क्या होगा, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटीज हो गई। अनवर्दी का मतलब यही निगेटिव सेंस में जा रहा है। अनवर्दी क्वालिटीज़ का मतलब क्या हुआ, कुछ खराब क्वालिटीज़ हैं, कुछ गड़बड़ क्वालिटीज़ हैं, इसकी वजह से वो सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। तो इग्नोबल क्वालिटीज़ का मतलब यही होता है। इग्नोबल का मतलब क्या हुआ, अनवर्दी या खराब क्वालिटीज़। ठीक है, तो इग्नोबल के लिए क्या लगेगा आपका, घुमा दो इधर आ जाओ, हाँ ठीक है, अनवर्दी होगा चौथा आंसर। ठीक, बढ़े आगे। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 भैया क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो ये इतना अंडरलाइन करके दिया हुआ है और बताना है आपको इसका क्या, इसकी आपको बताना है कि इसको सब्स्टिट्यूट कैसे कर सकते हो इसकी जगह पर। इन द हेड ऑफिस, तो इन द हेड ऑफिस में क्या आप इसको इम्प्रूव करना चाहेंगे, क्या कोई गलती, तो इम्प्रूव करने के लिए पहले आपको कोई गलती निकालनी पड़ेगी, गलती पाएंगे तो इम्प्रूव करेंगे। चलो देखते हैं क्या इसमें कोई गलती एक्चुअली है या नहीं है। ठीक, सेंटेंस पढ़ो। लिखा है स्कोर्स गिवन बाय मेंबर्स, जो मेंबर्स ने स्कोर दिया है, आर टू बी कंसोलिडेटेड, उन्हें कंसोलिडेट किया जाएगा, एंड सेंट इन द हेड ऑफिस इमीडिएटली, और हेड ऑफिस को भेज दिया जाता है। तो सेंड के बाद अगर कोई प्लेस दिया हो, हम यहाँ भेज देंगे, जैसे उसको दिल्ली भेज दिया, उसको हेड ऑफिस भेज दिया, उसको स्कूल भेज दिया, कॉलेज भेज दिया, घर भेज दिया। तो सेंड के बाद अगर कोई जगह लगती है तो प्रीपोजिशन कौन लगता है, टू लगता है। सेंड टू हेड ऑफिस, तो सेंड के बाद कौन लगेगा, ये लगेगा टू द हेड ऑफिस, इसमें कौन सा लगेगा, थर्ड वाला लगेगा। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बताना, एंटोनीम किसका बताना, ये दिया है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है, घिनौना, बहुत ही गंदा सा, कोई ऐसी चीज़ देख के जिसको देख के घिन आती हो। घिनौना का मतलब क्या होता है, हेटफुल होगा, डिस्पाइजिंग होगा, लोथसम होगा, बहुत सारे वर्ड हैं, सुन के लिख लो। घिनौना का मतलब हेटफुल, और हेटफुल को बताया था कि डिस्पाइजिंग। ठीक है, एक होता है लोथसम, LOATHSOME, लोथसम। ठीक, तो अब घिनौना टाइप का वर्ड है, इसके बदले में हमको क्या चाहिए, एंटोनीम चाहिए। एंटोनीम, तो एंटोनीम क्या होगा, वर्थी होगा, योग्य होगा, वर्थी तो लग नहीं रहा है, तो यहाँ पे वर्थी नहीं होगा। एडमिरेबल का मतलब क्या हुआ, प्रशंसनीय। डिलेक्टेबल और डिटेस्टेबल, डिटेस्टेबल मतलब वही होगा घिनौना, तो सिमिलर हो जाएगा। और डिलेक्टेबल का मतलब क्या होगा, मनोरम, कोई ऐसा दृश्य, कोई ऐसा सीन जिसको आप देखें तो देखते ही रह जाएं, देखे तो देखते ही रह जाए, मतलब ये क्या हुआ, मनोरम हो गया। अब आप एक चीज़ बताओ, तो दो ऑप्शन आपके सामने पड़ गए हैं, क्या करेंगे। एबोमिनेबल का ये हो गया साइनोनिम, ये तो होगा नहीं, काट दिया। ठीक है, वर्थी होगा नहीं। अब डिलेक्टेबल और एडमिरेबल, डिलेक्टेबल का मतलब क्या हुआ, बहुत ही सुंदर होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, एडमायरेबल मतलब प्रशंसनीय होगा, जिसकी हम तारीफ कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली जो एबोमिनेबल होता है ना, एबोमिनेबल बहुत ही घिनौनी जगह के लिए नहीं लगता, बल्कि किसके लिए लगता है, कार्य के लिए।
तो कार्य के लिए लगेगा, तो इसका जो एंटोनियम होगा वो एडमिरेबल होगा, ना कि ब्यूटीफुल होगा, ठीक है ना। तो अगर कार्य के लिए लगता है तो कार्य के लिए लगाना होगा, कार्य एडमिरेबल होता है, ब्यूटीफुल नहीं होता, इसलिए ये वाला कट गया, 2 वाला हो जाएगा। आंसर आपका कौन सा? सेकेंड वाला हो गया। ठीक, बढ़े थे आगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। तो ये रहा 16 नंबर। 16 में क्या करें? एंटोनियम बताना है किसका आपको? फ्यूड का। फ्यूड का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं कलह, ठीक है ना। अब कलह को अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? क्वेरल हो सकता है, आर्गुमेंट हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, कंट्रोवर्सी हो सकता है, फाइट नहीं, फाइट में हाथ पैर चलने लगेगा तो कलह होता है फ्यूड। अब इसका अपोजिट आ जाओ, अनफ्रेंडलीनेस होगा। अरे भाई, कलह का अपोजिट अनफ्रेंडलीनेस तो सिमिलर हो गया। अनफ्रेंडलीनेस होता तो ठीक था, अनफ्रेंडलीनेस हो जाएगा तो सिमिलर के सेंस में आ जाएगा, ठीक है। हारमोनी का मतलब होता है बड़ा मेल मिलाप, बड़ा ही मतलब शांतिपूर्ण, बड़ा ही तालमेल के साथ जी रहे। अब भैया अगर तालमेल होगी तो कलह नहीं होगी, कलह होगी तो मतलब तालमेल नहीं है, तभी तो हो रही है। तो ये क्या हो गया? आपका एंटोनिम हो गया। तो ये हमारा वही आंसर है जिसको हम तलाश रहे थे। डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? हम जिस पर भरोसा नहीं करते, तो इसका लेना देना नहीं है, ठीक है। डिस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? विनाश करना, तोड़ फोड़ डालना किसी चीज़ को, तो यहाँ इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, इनको किनारे रखो, एक किनारे। चलो वो जाए चाय बनाने। आगे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो 17 में क्या कर रहे हैं? 17 में कह रहे हैं कि करेक्ट यूज मतलब अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। अब देखो किसमें प्रीपोजिशन का सही यूज किया गया है। आर यू इंटरेस्टेड अलॉन्ग विद मॉडर्न आर्ट, इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है भैया, तो इंटरेस्टेड के साथ विद नहीं लगेगा, इंटरेस्टेड के साथ इनटू नहीं लगेगा, इंटरेस्टेड के साथ क्या लगता है? इन लगता है, यही चौथा वाला होगा, ठीक है। अब किसके साथ क्या लगता है? जैसे हमने तो कह दिया इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको इंटरेस्टेड विद भी ठीक लग रहा होगा, इंटरेस्टेड अलॉन्ग भी अच्छा लग रहा होगा। वहाँ अच्छा लगने का मतलब नहीं होता, कुछ वर्ड्स के साथ कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे फॉन्ड के साथ आप लगता है आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम इंटरेस्टेड इन, ऐसे लगता है। तो अगर आपको चाहिए ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ठीक है, तो इसी चैनल में चले जाओ और एक जगह होगा ग्रामर वाले उसमें प्लेलिस्ट में प्रीपोजिशन होगा, नहीं तो सीधे सीधे सर्च कर लो फिक्स्ड प्रीपोजिशन। क्या डालना? फिक्स्ड प्रीपोजिशन, तो आपके सामने आ जाएगा वीडियो फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाला। फिक्स्ड प्रीपोजिशन देख लो और उसमें पूरा का पूरा नोट कर लेना, ठीक है। तो आराम से फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। एक वीडियो इस पर पढ़ना हुआ है, आंसर नंबर 4 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, और हमारा क्वेश्चन नंबर है 18। खाली जगह भरो। लिखा है अ गैगल ऑफ जर्नलिस्ट। गैगल की यूज किया जाता है वैसे बतखों के झुंड के लिए, लेकिन यहाँ गैगल क्या हो गया? ग्रुप या झुंड हो गया। अ गैगल ऑफ जर्नलिस्ट, पत्रकारों का एक ग्रुप था, एक झुंड था। सिट मतलब बैठा हुआ था। इन आ या एन डैश फ्लायर, ठीक है। फॉर वेटिंग इम्पेशेंटली मतलब बड़ी इम्पेशेंट, बड़े धैर्य नहीं काम कर रहा, बड़ी उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं। कहाँ बैठे हैं? फ्लायर में। किसके फ्लायर में बैठे हैं? एटिक फ्लायर में या रेंज फ्लायर में या क्रॉफ्ट फ्लायर में या होटल फ्लायर में, ठीक है। तो ये फायर का मतलब क्या होता है? रंगशाला। रंगशाला जानते हो क्या होती है? बताओ। अच्छा, रंगशाला। रंगशाला का मतलब क्या होता है? जहाँ प्रोग्राम वगैरह होते हैं, मतलब नाटक वाटक टाइप का, डांस वांस टाइप का प्रोग्राम वगैरह होता है। मनोरंजन शाला जिसको कहते हो, जहाँ मनोरंजन होता है, ठीक है। तो अब ये बताओ एटिक, एटिक का मतलब क्या होता है? कोठा। कोठा वो वाला कोठा नहीं जो आप समझ रहे होगे, पहले घरों में होता था ना, जैसे कच्चे घर बनते थे, नीचे का होगा एक घर होता था, बीच में थोड़ा सा लकड़ी से पाट वाट के उसके ऊपर बना दिया जाता था, जैसे आजकल जिसको आप लोग बोलते हो ऐसे ही बाहर जा लगा दिया तो ऊपर वाला। तो ये हो गया। तो एटिक, अब एटिक फ्लायर, एटिक फायर तो होगा नहीं, मतलब कोठे पे या उस पर एटिक पे रंगशाला तो होगी नहीं, तो काट दो इसको। रेंज का मतलब क्या होता है? फेट मतलब खेत, फील्ड। तो खेत में तो रंगशाला होती नहीं। और क्रॉफ्ट है। क्रॉफ्ट का मतलब घर के चारों ओर, जैसे मान लो ये आपका घर हुआ, इस घर के चारों ओर जो बाउंड्री होती है, जो बाड़ी होती है, उसको तो इसके मतलब क्राफ्ट की रंगशाला होती नहीं है, तो फिर क्या होगी वो रंगशाला? होटल में हो सकती है। तो होटल नहीं देखे हो, बड़े बड़े होटलों में एक जगह होता है, स्टेज पे डांस वांस होता रहता है, लोग वहाँ मनोरंजन करते हैं, तो मनोरंजन शाला वही है। तो यहाँ पे क्या आएगा? होटल की मनोरंजन शाला होगी ना।
और किसी में, यहाँ जितने भी बताए गए हैं, किसी भी मनोरंजनशाला हो ही नहीं सकती। होगी किस में? होटल में ही फायर हो सकता है। इन सब जगहों पे फायर होने की कोई चांस नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ वाला हो गया। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में क्या है? पैसिव वॉइस बताओ। किसकी पैसिव वॉइस है? माय ब्रदर लाइक्स क्रिकेट। लाइक्स क्या है? वर्ब में एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, इज लाइक्ड। और क्रिकेट कहाँ हो जाएगा? पहले, चारों में पहले है। अब आ जाओ, क्रिकेट इज लाइक्ड, क्रिकेट इज लाइक्ड। तो ये आवाज़ तो होगा नहीं, ये आवाज़ होगा नहीं। अब इज के बाद क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, लाइक्ड। यहाँ क्या है? इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, काट दो। तो 3 आंसर गलत हो गए। क्रिकेट इज लाइक्ड बाय माय ब्रदर, केवल पहला वाला सही होगा और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब आ जाओ 20 में। ठीक, तो 20 में क्या है? फिर खाली जगह भरना है। लिखा है आई हैड अ नाइस डैश ऑन माई बर्थडे। ठीक, बर्थडे के दिन इनका बहुत नाइस क्या था? बहुत नाइस। आगे लिखा विद ऑल माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त घर पे आए हों तो क्या नाइस हो जाता है? नाइस अपॉर्चुनिटी हो जाती है, नाइस डे, नाइस टाइम या नाइस एक्सपीरियंस। बर्थडे पे अगर सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक हो जाता है तो क्या कहते हैं? नाइस टाइम होता है। दिन बहुत अच्छा था। ये नाइस अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अरे तुम्हारा बर्थडे है तो ये क्या है? ओकेजन है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी क्या होता है? कहीं जहाँ हम मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं, तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है वो। नाइस डे भी नहीं, आई हैड अ नाइस डे, अ नाइस डे, आई हैड नाइस टाइम, क्या होगा बोलो? आई हैड अ नाइस डे या आई हैड अ नाइस टाइम, इनमें क्या होना चाहिए? तो नाइस टाइम, समय बहुत अच्छा होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस भी नहीं, बर्थडे मनाना कोई नाइस एक्सपीरियंस नहीं होता, नाइस टाइम होगा, बहुत अच्छा समय गुजरा, इसके लिए हो। अब 21 पे आ जाओ। ठीक है, 21 कहाँ है? यहाँ है। 21 में देखो एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसमें 5 खाली जगह दी हुई हैं। इनकी जगह पर क्या लगेगा? भर दो छुट्टी। ठीक है, तो भर तो चुके होगे पहले से ही, छुट्टी अभी मिलने वाली नहीं है जब तक ये 5 हम समझा नहीं लेंगे। पढ़ो, एट मोस्ट ऑफ द लोकल ढाबाज, ढाबा समझ रहे हो ना? मुंह में पानी आया, टपक रहा होगा, रस मुँह बंद करके बैठना नहीं, मोबाइल गीला हो जाएगा। तो ढाबे पे खाने, दाल रोटी तो बहुत अच्छी मिलती है भाई। एट मोस्ट ऑफ द ढाबाज एंड फास्ट फूड जॉइंट्स, जहाँ फास्ट फूड वगैरह खाते हो वहाँ पे, तो क्या बताया जा रहा है वहाँ के बारे में? पुअर हाइजीनिक कंडीशंस डैश। तो वहाँ पे क्या होती हैं? पुअर ढाबा, और जहाँ पे फूड जो मतलब अरे रेस्टोरेंट वगैरह जहाँ पे फास्ट फूड वगैरह खाते हो, वहाँ पे इन्होंने कहा कि जो कंडीशन होती है मतलब बहुत पुअर हाइजीनिक कंडीशन होती हैं। तो वहाँ पुअर हाइजीनिक कंडीशन पाई जाती है के लिए क्या लगाओगे? ठीक, देखा जाएगा, आगे बढ़ते हैं। पहले पढ़ लो, द डैश ऑकर्स ड्यू टू द पुअर क्वालिटी पैकेजिंग मटेरियल। तो अब ये डैश ऑकर्स का मतलब यही क्या होता है? हाइजीन। जो गंदगी होती है वो किस वजह से होती है? पुअर पैकेजिंग मटेरियल की वजह से होती है। या डैश स्टोरिंग कंडीशन, मतलब ये होता है अनहाइजेनिक या खराब स्टोरिंग कंडीशन। तो तीनों जगह पे क्या लगा? गंदगी से ही रिलेटेड आ गया। फूड कुक्ड मे नॉट बी वॉश्ड, जो ये लोग खाना पकाते हैं तो कभी कभी धोते भी नहीं है ठीक से, या क्लीन्ड प्रॉपरली। आगे देखो, इट इज़ लो इन डैश, ये डैश मामले में लो होती है, रिच इन डैश। तो इस किस मामले में रिच होगी, किस मामले में लो होगी? लो इन डैश मतलब क्या हुआ? साफ सफाई में बहुत खराब होगी। रिच इन ऑयल कंटेंट, तेल बहुत ही ज़्यादा होता, मतलब तेल ही से टेस्टी बनाते हैं। स्पेशली ट्रांस फैट्स, इसमें ट्रांस फैट बहुत होता है। विच मेक वन डैश, जो किसी भी आदमी को क्या बना सकता है? मेक वन डैश लाउजी एंड डल। तो आप वहाँ पे क्या हो सकते हो? लाउजी और डल हो सकते हो। तो चलो देखते हैं आगे हम लोग। ठीक है, भरोगे कैसे भैया? इसको भर लेते हैं। पहले में क्या लगाया इन्होंने कि ढाबाज और फूड जॉइंट्स पर क्या होता है? पुअर हाइजीनिक कंडीशंस। इंटेल का मतलब होता है हमें आनुवंशिक रूप से जो मिलता है वो होता है। प्रिवेल का मतलब क्या होता है? व्याप्त होना, प्रेजेंट होना, पाया जाना। तो वहाँ पे पुअर कंडीशन क्या होती है? व्याप्त होती है, प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। असेल है, असेल का मतलब होता है अटैक करना किसी पे, ठीक है, आक्रमण करना। और सस्टेन का मतलब क्या होता है? मतलब सस्टेन का मतलब होता है चलते रहना, उस चीज़ को
जैसे चलते रहना या चलाते जाना, तो ये भी लगेगा नहीं। वहाँ पे पुअर हाइजीनिक कंडीशंस प्रिवेल करती हैं, पाई जाती हैं, इंटेल वगैरह नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो पहले वाले में क्या भरा, प्रिवेल भरा। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। अब ये आया क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा वाला, मतलब 22 सेकेंड फिलर पे आ गए। ठीक है, आ जाओ, ये सेकेंड फिलर पे आ गए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे क्या लगाओगे, द डैश आकर्ष, वहाँ पर क्या क्या चीज़ पाई जाती है, कंटेमिनेशन, हाँ ठीक तो है, प्रदूषण, गंदगी, कंटेमिनेशन होगा। कंसंट्रेशन, वहाँ कंसंट्रेशन की बात नहीं हो रही, प्योरिफिकेशन की बात नहीं हो रही, उसके अगेंस्ट में जा रहा है, उल्टा जा रहा है। परफेक्शन भी नहीं होगा, क्या होगा, कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन का मतलब क्या होता है, प्रदूषण। ठीक है, गंदगी, तो गंदगी वहाँ पे क्यों होती है, पुअर क्वालिटी पैकेजिंग मटेरियल की वजह से होती है। और या किस तरह से हो सकती है, या हो सकती है, यहाँ देख लो, या डैश स्टोरेज कंडीशन, कैसे, नीट स्टोरेज कंडीशन नहीं होगा। स्टेराइल का मतलब क्या होगा, एकदम से मतलब सुपर हाइजीनिक हो जाएगा, स्टेराइल कर दिया गया तो मतलब बहुत अच्छी सफाई हो जाएगी, ये भी नहीं होगा। एनर्जेटिक पैकेजिंग कंडीशन होगी, नहीं होगी। अनहाइजीनिक पैकेजिंग कंडीशन होगी। ठीक है, गंदे से लेना है हमको, वहाँ स्टोरेज कंडीशन अनहाइजीनिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक, तो नेक्स्ट में क्या रहा, ये 4 नंबर का फेलर होगा, ये वाला। तो कह रहे हैं कि ये क्या होता है, लो इन डैश और रिच इन ऑयल कंटेंट। ऑयल कंटेंट में तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत रिच होता है, लेकिन किस में लो होगा, लो इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में बहुत कम होगा। कंडीशन में, प्रोपोर्शन में, प्रोडक्शन में लो नहीं होगा, बल्कि न्यूट्रिशन में लो और रिच, ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा रिच क्वान्टिटी में पाया जाएगा। अब एक और भर लो, यही 5वां वाला। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, 26 पे क्या लगाओगे, यहाँ पर कह रहे हैं कि स्पेशली ट्रांसफैट जो कि क्या करता है, मेक वन डैश लाउजी एंड डल, जो किसी आदमी को क्या कर देगा, लाउजी मतलब हो गया ना बहुत ही आलसी, और डल का मतलब भी एकदम मतलब एक्टिविटी रह ही नहीं जाती है। तो क्या बनेगा, वो बनाएगा आपको ओबेस। स्किनी नहीं बनाएगा, एफ्लुएंट भी नहीं। एफ्लुएंट मतलब क्या होता है, अमीर बना देना, तो ये यहाँ अमीर ही बनाने से क्या, स्मार्ट भी नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, ओबेस बनाएगा। ओबेस का मतलब क्या हो गया, मोटा बना देगा आपको, मोटा हो जाएंगे। ठीक है ना, और डल हो जाएंगे। तो जब ओबेस लाउजी, ओबेस हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, लाउजी आलसी हो ही जाएंगे, फिर डल हो जाएंगे, तो ये सब रिलेशन होगा। समझ में आ गया, तो इसमें दूसरा वाला फिलर लगेगा। ठीक है, समझदारी वाली बात कही गई है। अब आप आगे चल के आप समझदार रहिएगा इन बातों में। हालांकि जीभ के आगे समझदारी का जोर चलता नहीं है। ठीक है, टेस्ट इज टेस्ट। ठीक है, समझदारी रोज थोड़े नहीं खाते हैं, ये एक बहाने होते हैं। ठीक है, तो हम लोग 25 क्वेश्चंस कर लिए। ये कौन सा सेट था, सेट नंबर 35। ठीक है, 5 सेट्स आपके और बचे हुए हैं, हौले हौले वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, मज़ा आई है तो आगे भी शेयर करो, और आगे भी आप लोगों को इसी तरह से जब तक 40 तक पहुंच नहीं जाएंगे तब तक रुकने वाली नहीं है ट्रेन, लगातार आपको मिलता रहेगा। और डिस्कशन आप लोग करते रहिए, मॉक टेस्ट ज़रूर लगाते रहिए। पेपर के दिन गिनती के बचे हुए हैं, यही समय है, आप जो भी पढ़े हैं उसको उसकी प्रैक्टिस कर डालिए। मतलब रिवाइज़ करने का तो कुछ टॉपिक रिवाइज़ कर लीजिएगा, और नया पढ़ने का टाइम नहीं है। रिवाइज़ करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस पेपर लगाइए, बस लगातार जुटे रहिए। PDF हम आपको दे ही देते हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।